अपन सभी ने देखा था। ऑडिन हुगिन को बोलता है कि उसको जाके ग्रेट एनिमी के बारे में पता लगाना है कि आखिर वो किसी गॉड से अभी तक मिला है या नहीं। और हुगिन इस बात के लिए हाँ बोल देता है और हमें पता चलता है हुगिन कोई और नहीं बल्कि मिंग जेन का डैड होता है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें वापस चेयरमैन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और चेयरमैन पूछता है कि आखिर डंजन की सिचुएशन कैसे चल रही है। और तभी सियोक जी बोलता है अभी तक वहाँ पे किसी भी नोटिस नहीं किया। और चेयरमैन मन में सोच रहा होता है कि उसकी पावर को बोरो करना काफी अच्छा डिसीजन था और भले वो लड़का कितना भी ज्यादा एरोगेंट क्यों ना हो, हम उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। और वैसे भी हम ये जो भी कर रहे हैं वो सब ऑडिन और ऐसे गॉड्स के लिए है। और हम देखते हैं जेन ब्लीड चेन से कोबोल्ड लॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कोबोल्ड लॉर्ड उन चेन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जेन बोलता है सियोमिना तुम मुझे फटाफट से कवर दो जिससे एनिमी का कोई भी अटैक मेरे तक ना पहुंचे। सियोमिना बोलते ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और तभी हम देखते जेन सोच रहा होता है, लगता है सियोमिना को पहले से पता है कि उसको माना रिबॉर्न को फेस करना पड़ेगा और अगर माना रिबॉर्न काफी ज्यादा बढ़ गया तो कोबोल्ड लॉर्ड को हराने के बावजूद भी वो मारी जाएगी, लेकिन फिर भी वो मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। और मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया था कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि ये वर्ल्ड उन लोगों के लिए काफी ज्यादा क्रूअल है जो कि वीक रह जाते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसको खत्म करना होगा क्योंकि ये मेरे पास आखिरी चांस है। और जीवन के ऊपर सियोमिना मानव फोर्स फील्ड को एक्टिवेट कर देती है और जीवन बोलते वैसे मुझे जुंगो ब्रदर ने बोला था कि वो डेथ सबसे ज्यादा बेकार होती है जो कि इसलिए हुई है क्योंकि आप अपने कंपनी में भरोसा नहीं कर पाए। और मैं यहाँ पे वही करने वाला जो कि जुंगो ब्रदर ने मुझे बोला था। और तभी वो ब्रिज चेन के ऊपर चला जाता है। ये देख के सियोमिना सोच रही होती है मिन जेउन आखिर तुम कितना टैलेंटेड हो और आखिर ये किस तरीके से माना को यूज कर पाता है कि ये ब्रिज चेन को इस तरीके से यूज कर पा रहा है। और जेन जंप करते हुए कोबोल्ड के पीछे चला आता है और अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल का यूज करते हुए उन स्ट्रिंग्स को काट देता है जिस वजह से वो कोबोल्ड वहीं पे हार जाता है। और तभी जेन बोलता चलो ठीक है देखते आखिर ऑडिन का क्रोध दिखता कैसा है। और तभी वो ऑडिन के क्रोध से बोलता है आखिर ऑडिन का गोल क्या है और ऑडिन और गुजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जेन बोलता लगता है खत्म हो चुका है तो यहाँ पे ये मेरे कोई भी काम का नहीं है। और तभी सियोमिना उसको आवाज लगाती है और जेन बोले तुम यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी में अभी भी काफी ज्यादा माना रिबाउंड है। और तभी हम देखते दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन क्योंकि जेन ने माना रिबाउंड के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी इसलिए उसका प्योर माना इम्प्योर माना खत्म कर देता है और उसके माना कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है। और जेन की वो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाती है जिसके लिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 5 स्टैट पॉइंट्स, एक ब्लैंक कार्ड और एक बार से लेवल अप हुआ होता है। और उसकी फिजिकल कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन तभी उसको एक वार्निंग दी जाती है कि आगे एक पार्टी में कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और अगर उसका इलाज अभी नहीं किया गया तो शायद से वो मर भी सकती है। और हम देखते सियोमिना वहाँ पे बेहोश हो गई होती है। तभी हम देखते सियोमिना अपनी आंखें खोलती है और बोलती है जेन आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। तभी जेन बोलता तो आखिरकार तुम उठ गई, अब तुम्हारी हालत कैसी है। और जब सियोमिना अपनी हेल्थ को चेक करती है तो पूरी तरह से रिकवर हो गई होती है और वो बोलती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। जेन बोलता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ पे थोड़ी नींद आ गई थी। और तभी सियोमिना बोलते कोबोल्ड लॉर्ड तो मर चुका है तो आखिर तुम यहाँ से गए क्यों नहीं। तभी जेन बोलते कि मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था और मुझे यहाँ पे तुम्हें कुछ बताना है। और सियोमिना बोलते तुम मुझे बता आखिर क्या बात है। और तभी जेन बोलते हमें अपनी स्टोरीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होगा। और ये सुन के सियोमिना शर्माने लगती है और हमें बताया जाता है कि कोरियन में इसका मतलब होता है कि मुझे तुम्हें किस करना है। और फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम जिन और सियोंग वू को यूजिन बोल रही होती है आखिर तुम दोनों इस जगह से बाहर कैसे निकल गए और मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे है। और इंस्ट्रक्टर यूजिन को रोक रही होती है, वो बोलती है यूजिन तुम प्लीज खुद को शांत करो, मुझे पता है तुम्हारे फ्रेंड की काफी ज्यादा टेंशन है। और हुइन भी सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए और सच में सियोमिना और जेन उनके साथ वापस क्यों नहीं आए। और तभी वहाँ पे कुछ देखता है, बोलता है यूजिन प्लीज शांत हो जाओ क्योंकि सियोमिना और जेन वापस आ चुके हैं। और तभी जेन बोलता है यूजिन क्या तुम हमारे वजह से फाइट कर रही हो। और इंस्ट्रक्टर सोच रही होती है हमारी जो इंस्पेक्शन टीम उन्होंने बोला था कि ये लोग वापस नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे एक बी रैंक का मोस्ट है तो ये पक्का मर गए होंगे। और हम देखते यूजिन रोते उन दोनों गले लगाती है और बोलती कि अभी इंस्ट्रक्टर बोल रही थी तुम दोनों मर गए होगे और मुझे बहुत ज्यादा खुशी कि तुम दोनों जिंदा हो। और हम देखते पार्क सियोंग और किम जी काफी ज्यादा सैड होते हैं। और तभी जेन उन लोगों को बोलता है हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए थैंक यू। और जेन बोला तुम लोग को इसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये लोग यहाँ पे इसलिए वापस आए क्योंकि मैंने इन लोगों को बोला था ताकि बाहर जाके इंस्ट्रक्टर से हेल्प लेके आए। और तभी यूजिन बोलते फिर भी आखिर कोई अपने टीममेट्स को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। और तभी जेन बोलते मैंने भी ऐसे ही किया होता तो प्लीज तुम ऐसे बिहेव मत करो। और तभी जेन बोलते वैसे तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तभी यूजिन बोलते क्या आखिर तुम्हारे लिए परेशान कौन था, मैं तो सियोमिना के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। फिर हम जेन को याद आ रहा था कि थोड़ी देर पहले डंजन में क्या बात हुई थी। जेन वहाँ पे सियोमिना को बोलता है मैं जानता तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो लेकिन तुम्हें हर एक चीज बताना काफी ज्यादा मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि लोग को इस एबिलिटी के बारे में पता चले। और हम देखते सियोमिना काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, बोलती है तो आखिर तक इस एबिलिटी को हाइड क्यों करना चाहते हो। और तभी जेन बोलता है सियोमिना क्या तुम्हें यहाँ पे कोई अजीब नहीं लग रहा कि आखिर इस लो रैंक के डंजन में कोबोल्ड लॉर्ड क्या कर रहा है। और इन सारी चीजों पे जिसका भी हाथ है वह गू जाइन, वो यहाँ पे स्टूडेंट को अपने टूल की तरह यूज करता है और वो जो बाहर पब्लिक के सामने दिखा था उससे काफी ज्यादा अलग है। और वो ये सोचता है कि जो स्टूडेंट थोड़े भी कमजोर है वो बिल्कुल भी जिंदा रहने के लायक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। और तभी सियोमिना बोलते तो यही वजह है कि तुम अपनी एबिलिटी को हाइड कर रहे हो। और मुझे याद है जब हम लोग ऑफिस के अंदर गए थे तो भी तुमने मुझसे यही कहा था, तो मुझे बता कि तुम्हें उनके बारे में कितना कुछ पता है और तुम्हें यहाँ पे शुरुआत से पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए तुम इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन आखिर तुम्हें इतनी चीजें पता कैसे है।
और जिन सोच रहा था, मैंने सोचा कि इस तरह से रिएक्ट करेगी, और अगर मैंने सियो मीना को इनसाइड में इन्वॉल्व किया तो इसकी लाइफ बहुत बड़ी रिस्क में आ सकती है। तो क्या मुझे इसके ऊपर ब्रेन वॉशिंग मैजिक का यूज करना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता जितना इसका मैजिक का टैलेंट है उतने में ब्रेन वॉशिंग मैजिक इसके ऊपर काम करेगा। और वैसे भी अपने फ्रेंड से झूठ बोलना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इस तरीके से मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। और तभी जिन बोलता है, अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इससे ज्यादा बताया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में आ सकती है। और फिर हम देखते प्रेजेंट में इंस्ट्रक्टर जेन से माफी मांगती है और बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रेजेंट नहीं थी, मुझे तुम्हें वहाँ पे आके बचाना चाहिए था। और जेन बोलते नहीं ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी आपको इसके बारे में नहीं पता था और अब मैं यहाँ से चलता, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और फिर हम सियोमिना उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है जेन क्या तुम पक्का मुझे नहीं बताने वाले, क्योंकि ऐसी चीजें वापिस से भी हो सकती है। और जेन बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। और तभी जेन को बताया जाता है कि आपकी मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आपने यहाँ पे रूट बी को चुना है, जो कि आपके पास में लिए हुए रूट से काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए आपको ईडन का गोल्डन एप्पल मिलता है। और हम गुजेन बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर सीओ जी आपने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इंस्ट्रक्टर सीओ जी बोलते चेयरमैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और गुजेन बोलता है एक बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखना, मुझे यूजलेस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और तभी सियोक जी बोलता है मैं आपको अगली बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और तभी गुजेन बोलता है तुम्हें अगले इवेंट के अंदर कैसे भी करके मिंजन को अपने कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो जानते हो कि अगर मेरा पेशेंस जवाब दे गया तो ये चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तभी हम देखते जिन नहा के बाहर आया होता है और उस सियोमिना के बारे में सोचता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास्ट के अंदर यूजिन मर गई थी और हुइन अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया था, तो इसीलिए मुझे इनके बीच में आना जरूरी था। लेकिन अगर मैं सियोमिना के साथ नहीं भी होता हूँ तो भी उस लेवल तक पहुंच जाएगी। और अब मैं जब भी इसके साथ रहूंगा तो मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से उसका फ्यूचर खराब हो जाए। और जो भी मुझे इस बारे में पता करना होगा कि आखिर ऐसे गॉड और गुजन के बीच में क्या रिलेशन है। और ये डंजन तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे पता है फ्यूचर के अंदर और भी खतरनाक चीजें आने वाली है, तो मुझे यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं सही प्रॉब्लम का सामना कर सकूं। और तभी वो न्यूज देख रहा था, न्यूज में बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक अलग तरह के डंजन होते हैं जो कि होते हैं थीम डंजन। और वो डंजन नॉर्मल डंजन से काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई बॉस नहीं होता जिसको मार के आप डंजन को क्लियर कर सकते हो। और उस डंजन के अंदर कई अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं, और जब तक आप उन टास्क को पूरी तरह से फिनिश नहीं करोगे आपका वो डंजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। और जैसे आप उस डंजन के अंदर एंटर करते हो तो आपको हर टास्क के हिसाब से अलग कैरेक्टर दिया जाता है। और फिर भी रेडर्स को इन डंजन में जाना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रेयर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हालांकि ये आइटम्स काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन इन डंजन को क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जेन बोलते ये बिल्कुल मेरे काम की चीज है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता। फिर हम सीन चेंज होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन और सियोमिना आए होते हैं। और सियोमिना बोलते तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। और तभी यूजिन बोलते नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोग डंजन से सेफली वापस आ गए। मैं जानती हूँ कभी कभी मिंजन काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है और वो काफी बार बहुत मतलब हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हो हमेशा से ऐसे ही है। और हम सियोमिना काफी ज्यादा सैड होती है। और तभी यूजिन बोलते कहीं जेन के साथ तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और सियोमिना बोलती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये बात है कि मुझे लगता है वो तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा करता है। और वो मन में सोच रही होती है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता। और सियोमिना यूजिन को बोलती है शायद मैं अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं तो मेरे ऊपर भरोसा करने लगेगा। और यूजिन को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए सियोमिना को बोलती है जेन को साइड में छोड़ो, चलो हम बाहर कुछ अच्छा खाना चलते हैं। यहाँ पे एक जगह है जहाँ मैं बहुत दिनों जाना चाहती थी। और सियोमिना को वहाँ से लेके चली जाती है और हम देखते हैं जेन ने ईडन गोल्डन एप्पल को निकाल दिया होता है और हमें बताया था कि इसकी रैंक लेजेंडरी है। और इसी फ्रूट की हेल्प से ऐसे गॉड हमेशा यंग और इमोर्टल रहते हैं। साथ ही में इस एप्पल के अंदर काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटी है और ये आपके मैजिक एप्टीट्यूड को भी बढ़ा देगी। और आप इस आइटम को ना तो किसी को बेच सकते हैं और ना ही किसी और को दे सकते हैं। और जेन सोच रहा था अगर मैं इसको बेचता तो ये मिलियंस में बिकती, लेकिन क्योंकि मैं इसको बेच नहीं सकता तो मुझे इसको खुद ही कंज्यूम करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे याद है सियोल के अंदर एक ए रैंक की थीम डंजन खुलने वाली है और यहाँ पे मुझे तजाल्फी के शूज जिनका नाम तजाल्फी थंडर स्टेप है वो एक रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकता है। और इन शूज के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड होती है और ये शूज थॉर का सर्वेंट तजाल्फी पहना करता था और इसीलिए ये शूज बहुत सारे मार्शल आर्ट ट्रेडर को चाहिए था। और फिर वो ईडन से को खा लेता है और बोलता है वैसे टेस्ट में तो बिल्कुल नॉर्मल एप्पल जैसा है, लेकिन तभी हम देखते उसके स्टेमिना का स्टेट परमानेंटली 20 नंबर से बढ़ जाता है। सेम उसका माना का स्टेट भी 20 नंबर बढ़ जाता है। और जेन की एज 50% से डिक्रीज हो जाती है, साथ ही में उसकी नेचुरल हीलिंग एबिलिटी 50% बढ़ जाती है। और जेन बोलता है भले इसका टेस्ट नॉर्मल हो लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अब मुझे मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की लग रही है। और तभी वो किसी से फोन में बात करने लगता है और फिर हम देखते वो उसी थीम पार्क में पहुंच जाता है और बोलता है इतने दिनों बाद इस थीम पार्क को देख काफी अजीब लग रहा है। और जब वो टिकट काउंटर पे जाता है तो वो लोटस गिल्ड का कार्ड दिखाता है और बोलता है मैं मिन जेन हूँ लोटस गिल्ड से और इस थीम पार्क के अंदर थोड़ी देर के अंदर एक थीम डंजन खुलने वाला है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें इंस्ट्रक्टर जीन को दिखाया जाता है और वो काउंटर पे पूछ रही होती क्या मिन जेन बाहर गया है। और तभी वो काउंटर वाली लड़की बोलती है हाँ मिन जेन कल आया था और उसने बोला कि आज के लिए वो बाहर जाएगा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम इंस्ट्रक्टर। लेकिन इंस्ट्रक्टर जीन बोलते नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंस्ट्रक्टर जीन सोच रही होती है वो इतने खतरनाक इंसिडेंट से इतनी जल्दी रिकवर हो चुका है और मुझे तो भरोसा नहीं होता कि वो एक नया स्टूडेंट है, सच में इस लड़के में कुछ बात है। और वो बोलते जब मिन जेन वापस आए तो प्लीज मुझे बताना। और वो बाहर आके किसी से बात करने लगती है, बोलती है मैं किम जेन बात कर रही हूँ।
टीम मैनेजर सॉन्ग जी सियो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और वो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तो आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? और तभी इंस्ट्रक्टर जीन बोलती है, मैंने पता लगाया कि इन सब के पीछे गू जाइन है। और तभी वो अगला बंदा बोलता है, तो इन सब का अच्छा सियोक जी को दिया गया था। मुझे लगता है अभी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगा और तुम्हें खास कर उन दोनों के ऊपर ध्यान देना होगा। और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी अजीब दिखे तो फटाफट से मुझे इन्फॉर्म करना। और तभी इंस्ट्रक्टर जीन बोलती है, लेकिन एक बात और है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मिन जेयून, उसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। मुझे लगता है शायद उसको इसके बारे में कुछ पता है। और फिर मैं वापस थीम पार्क को दिखाया जाता है। यहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है कि यहाँ पे जल्दी एक डंजन खुलने वाला है, तो जो भी इस पार्क के अंदर है फटाफट से बाहर आ जाइए। और जीवन सोच रहा था सच में लोटस गिल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके सिर्फ एक बार कहने से पूरा पार्क खाली हो रहा है। और तभी उसको याद आ रहा था कि उसने कल सियोंग युन से बात करी थी और सियोंग युन ने बोला था कि मैं तुम्हें करने के लिए परमिशन दे रही हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, तुम्हें यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा सेफ रखना होगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रही, बस दुनिया में कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टूडेंट कोई भी खतरे में आए, क्योंकि तुम्हें एक बात तो पता होगी कि इस डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। और फिर हम देखते वो थीम पार्क एक डंजन के अंदर चेंज होने लगता है जिसका नाम होता है नेवरलैंड इन द ड्यून्स। और जेन को बताया जाता है अगर आप यहाँ पे 3 मिशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही स्पेशल आइटम मिलेगा। और फिर जेन के सामने एक स्पेशल क्वेस्ट खुलती है जिसके अंदर उसको इस थीम डंजन को क्लियर करना है और उसका रिवॉर्ड होगा तजाल्फी थंडर स्टेप। और इस डंजन को क्लियर करने के लिए इसके पास 24 घंटे हैं। और तभी हम देखते हैं उसको एक लड़की याद आती है जिसका नाम था चा युनजुंग, जो कि पास्ट लाइफ के अंदर इस डंजन में गई थी। और उसके पास एक एबिलिटी थी जिसका नाम था कॉग्निशन एक्सीलेंट। और जीन के हिसाब से वो खुद को एक बहुत बड़ा जीनियस मानती थी और अपनी पावर से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने बहुत लंबी लंबी फेंकी, जिस वजह से दूसरे रेडर्स ने उसको अटैक कर दिया और उसको मार दिया। और इस वक्त का फायदा उठा किसी और ने तजाल्फी थंडर स्टेप को ले लिया। और तभी जीन के सामने फर्स्ट मिशन आता है जो कि होता है वाइकिंग डंजन का। और जब वो उस डंजन के अंदर एंटर करता है तो उसको तजाल्फी का कैरेक्टर मिलता है और उसका जो मिशन होता है वो ये होता है कि गॉड ऑफ थंडर थॉर ने तजाल्फी को अपना सर्वेंट बनाने के लिए उसकी सिस्टर रॉस्को को किडनैप कर लिया है। और यहाँ पे जीन को तजाल्फी बन के रॉस्को को उन सब लोगों से बचाना है। और यहाँ पे हर एक चीज की पेनल्टी डेथ है। और फिर मैं तजाल्फी के बारे में बताया था जो कि गॉड ऑफ थंडर का सर्वेंट है और पूरे 9 रियल्स के अंदर उससे तेज कोई भी नहीं है। और वो बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन जल्दी वो एक एसिड गॉड बन जाएगा। और तभी जीन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो एक शिप के अंदर है और उसने इस शिप को रॉस्को को ढूंढने के लिए चुराई थी, लेकिन तभी उसकी शिप के ऊपर कोई अटैक कर देता है। और तभी जीन अपने फ्रेंड को बोलता है, तुम लोग यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, मैं रॉस्को को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और वो जंप करते हुए काफी देर से दूसरी शिप पे आता है। और ये देख के दूसरी शिप के बंदे बोलने लगते हैं, ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ है, इसने बिना कुछ सोचे समझे दूसरी शिप के ऊपर छलांग लगा दी और तुम यहाँ पे बहुत जल्दी मारे जाओगे। और वो देखता है कि वहाँ पे वही लड़की चा युनजिंग बंधी हुई है और सिस्टम उसको बताता है ये कोई और नहीं बल्कि रॉस्को है। और हम देखते चा युनजिंग बताती है कि यहाँ पे वो कैसे आई। सबसे पहले बताती है कि उसका नाम है चा युनजुंग और वो एक बहुत तेज दिमाग की ओनर है और साथ ही में दुनिया की सबसे ग्रेट रेडर बनने वाली है। लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो हॉन्टिंग हाउस से डर के अपने दोस्तों से दूर आ गई। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगी 3 मिनट के अंदर एक डंजन चालू होने वाला है। और ये देख के वो सोच रही थी कि मैं काफी ज्यादा दूर आ चुकी हूँ तो मैं इस पार्क से बाहर नहीं निकल सकती। और यहाँ पे डंजन अपीयर होने का सिर्फ 0.6% चांस था और डंजन के अंदर मैं यहाँ पे लॉक हो जाना उसका चांस तो सिर्फ 0.003% था। आखिर में अल्लाह की तरह खराब क्यों है, लेकिन हमें यहाँ पे रोने का कोई मतलब नहीं है, मुझे फटाफट से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और पक्का यहाँ पे डंजन खुली है तो यहाँ पे एक रेड टीम तो आएगी। और तभी वहाँ पे उसको जीवन दिखता है और वो जीवन के पीछे पीछे लग जाती है। और जीवन सोच रहा होता है कि हमने तो अनाउंसमेंट कराई थी फिर भी बाहर नहीं निकली, और अगर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चा युनजुंग ये तो बहुत बड़ा सरदर्द है। और तभी वो सारे लोग जीवन के ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं। जीवन अपनी मैजिक सील को एक्टिवेट करते हैं, उन सबसे बच जाता है और फिर उन लोग के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है। और जीवन सोच रहा था भले वो एक सरदर्द है लेकिन सच में उसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है, अगर मैं उसको सही से यूज करूँ तो मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और उन सारे लोगों से बोलते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट सारे लोग एक साथ आ जाओ। और उसने बहुत जल्दी उन सारे बंदों को हरा दिया होता है। और तभी जीवन चा युनजुंग के पास जाता है और बोलता है अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, और क्या तुम ही रॉस्को हो। और तभी वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है इसका मतलब पक्का तुम तजाल्फी हो। लेकिन तभी जीवन उसके पीछे वाली लकड़ी पे एक पंच मारता है और बोलता है मैं जानता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, मेरे साथ बिल्कुल भी होशियारी मत करना, वरना ये जो तुम्हारे काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। इससे उनके चा युनजुंग काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी जीवन को बताता है कि आपने पहले मिशन कंप्लीट कर लिया है और आपको वापस से मेन ग्राउंड के अंदर भेजा जा रहा है। और तभी जीवन चा युनजुंग के बारे में सोच रहा होता है ये एक मैजिक क्लास की है लेकिन फिर भी मार्शल आर्ट की तरह बिहेव करती है और इसकी एज लगभग मेरे बराबर ही होगी और इसकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक सरदर्द है। तभी जीवन पूछता है आखिर तुम्हारे पास किस तरह की एबिलिटी है, और चा युनजुंग बोलती है मैं शॉर्टनेस के अंदर काफी अच्छी हूँ। और वो मन में सोच रही होती है बंदा मुझे देख के काफी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है, अगर मैं सही से दिमाग लगाऊं तो मैं उसको बेवकूफ बना के काफी अच्छी तरह यूज कर सकती हूँ। और तभी जीवन बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे झूठे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है। और तभी चा युनजुंग बोलते मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास एक डी रैंक की स्किल है जिसका नाम है बिगिनर स्वॉर्डमैनशिप। तभी जीवन बोलता है कॉग्निशन एक्सीलेंट, इस स्किल की हेल्प से यूजर के लिए टाइम काफी ज्यादा स्लो चलता है, इसीलिए वो काफी जल्दी सोच पाता है। और ये स्किल लीडरशिप के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस स्किल की हेल्प से आप दूसरों का माइंड काफी इजीली पढ़ सकते हो। कहीं मैं गलत तो नहीं बोला। ये देख के चा युनजुंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है
आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? और जेन वहाँ से जाने लगता है, बोलता है तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम मुझे यूज करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ला सकता। और तभी चाय अंजू रोने लगती है, बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी जीन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? और तभी चाय अंजू बोलता तुम्हें भरोसा कराने के लिए मैं क्या करूँ? और जीन बोलता अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि चाय अंजुम को जेन की सारी बातें माननी होगी और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे जेन को हार्म हो। उसके बदले में इस थीम लेजेंड के अंदर चाय अंजुम की सेफ्टी की जिम्मेदारी जेन की होगी और ना ही चाय अंजुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर चाय अंजुम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जेन सोच रहा था इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वरना मेरे को पूरे डंजन में काफी ज्यादा परेशान करती। और तभी चाय अंजुम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और जेन बोलते कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है ना, इससे मुझे नहीं लगता तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर पाओगी। और तभी चाय अंजुम बोलती है कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी अच्छा नहीं है, तुम तो एक तरह से मेरे को कंट्रोल कर रहे हो। और तभी जेन बोलता अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी चाय अंजुम बोलती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे पूरे से साथ दूंगी। और तभी हम देखते सीन चेंज होता है और हमें हेल्थ टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। हेल बोल रही होती है ग्रेट में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसीलिए अब एसिड गॉड उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अगर मैं अभी यहाँ से जाती हूँ तो सारे लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो मुझे लगता है मुझे वहाँ पे मेरी ऑल्टर ईगो को भेजना चाहिए जो कि ग्रेट एनिमी का काफी अच्छे से ध्यान रखेगी जब तक ग्रेट एनिमी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। और फिर हम देखते आगे चलते चलते चाय अंजुम पूछती है आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? और तभी जेन बोलते हम सबसे पहले हॉन्टेड हाउस जाएंगे। और हॉन्टेड हाउस का नाम सुनकर चाय अंजुम काफी ज्यादा डर जाती है। जेन बोलता क्या तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है? और तभी चाय अंजुम काफी अकड़ में बोलती है तुम्हें लगता है मैं डरपोक हूँ? अरे बचपन में तो बहुत सारे भूतों से मैं खेला करती थी और कोई भूत में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। और तभी जेन बोलता अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है हम अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं हॉन्टेड हाउस को देख के उसकी पूरी तरह से फट गई होती है और जब जेन उसकी तरफ देखता है तो वो बोलती कि मैं तो बस यहाँ पे लंबी लंबी सांस ले रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि भूत में से काफी ज्यादा डर जाए। और फिर हम देखते वहाँ पे सेकंड मिशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे चाय अंजुम को एक कैमरामैन का रोल मिला होता है और वहीं पे जेन को एक हॉरर स्ट्रीमर का रोल मिला होता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत डरावना बंदा आता है और बोलता है काफी टाइम हो गया यहाँ पे कोई भी नहीं आया और लगता है आप दोनों हमारे नए गेस्ट है और मेरा नाम है आल्फ्रेड और मैं इस मैंशन का बटलर हूँ जो कि काउंटेस फ्लांडियर को सर्व कर रहा है और मुझे यहाँ पे काउंट ने आपको ग्रीट करने के लिए भेजा है। और तभी जेन के सामने वो मिशन दे दिया जाता है जो कि ये होता है कि आपको अपने कैमरे की हेल्प से इस मैंशन के पूरे सीक्रेट को रिवील करना है और उसका यहाँ से सेफली निकल जाना है। और तभी आल्फ्रेड उनको बोलता है चलिए आप मेरे साथ चलिए, और काउंटेस ने मुझे बोला कि मैं गेस्ट को हर एक फैसिलिटी अवेलेबल कराऊं और आप लोग काफी दूर से आके थक गए होगे, चलो मैं आपको डाइनिंग रूम लेके चलता हूँ। और तभी वहाँ पे चाय अंजुम बोलती है पेंटिंग काफी अच्छी लग रही है। और तभी आल्फ्रेड बोलता है कि हमारी ओनर उनका पेट डॉग सियान है। और जेन सोच रहा था इसकी एज मुश्किल से 12 या 13 है। और तभी जेन आल्फ्रेड से पूछता है इसका चाइल्डहुड तो काफी ज्यादा अच्छा गया होगा क्योंकि इस पोर्ट्रेट से समझ में आता है कि ये काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और आल्फ्रेड बोलते हैं हाँ इन्होंने काफी ज्यादा मजे किए और वैसे भी इनके पास इतना पैसा है कि अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकती है। और उसकी शक्ल देख के जेन और चाय अंजुम काफी ज्यादा डर गए होते हैं और जेन सोच रहा था मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि फर्स्ट मिशन के बारे में मुझे सिस्टर ने बता दिया था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मुझे वैसे भी यहाँ के सारे सीक्रेट खुद से पता करने होंगे। और तभी जेन देखता है कि चाय अंजुम काफी ज्यादा डर रही है तो वो बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी ना कि तुम्हें हॉन्टेड हाउस से डर नहीं लगता। और तभी चाय अंजुम बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस हॉन्टेड हाउस में ज्यादा आई नहीं हूँ इसीलिए। और फिर हम देखते हैं आल्फ्रेड उन लोगों को लेके आ गया होता है और बोलते आप लोग आराम से बैठ के खाना खाइए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और तभी चाय अंजुम बोलती है जे उनके तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस खाने को खाना चाहिए? और तभी जेन बोलता है हमें यहाँ पे अपना काम चालू करना चाहिए, वैसे ही वो बटलर यहाँ से जा चुका है। और तभी चाय अंजुम बोलती है एक बार के लिए हमें इस रूम को भी चेक कर लेना चाहिए और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है कॉग्निशन एक्सीलेंट। और वहाँ पर ही बहुत सारी चीजों को देखने लगती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पता चली है। जेन बोलता तो बताओ आखिर क्या बात है? और तभी चाय अंजुम बोलती है सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ की एक 12 साल की बच्ची है क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो इस डाइनिंग रूम की मेन जगह काफी ज्यादा ऊंची है, इसका मतलब जो ओनर है वो हाइट में काफी ज्यादा छोटी है और यहाँ तक जो सारे ड्रॉर्स है वो भी काफी ज्यादा नीचे हैं। और जेन बोलता चलो ठीक है हमें ये चीज बात चल रही है तो हम कहीं और चलते हैं। और चाय अंजुम अपने कैमरे को ले लेती है और बोलती है कैमरा काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, काश मैं इसको अपने साथ बाहर ले जा पाती। और तभी जेन बोलता है चाय अंजुम ये मजाक का टाइम नहीं है क्योंकि उस कमीने आल्फ्रेड ने हमको यहाँ पे लॉक कर दिया है। फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, डंजन में खुले हुए 2 घंटे हो गए होते हैं और वहाँ पे एक रीडर बोल रही होती है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एक लोटस गिल का रीडर गया हुआ है और साथ ही में एक स्टूडेंट गई हुई है जिसका नाम है चाय अंजुम और हम लोग को नहीं पता कि वो डंजन को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। और तभी हम देखते वहाँ पे हंटर एसोसिएशन के 2 बंदे होते हैं जिनमें से एक वो पहले वाला होता है और वो लोग बोलते हैं हम लोग को बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला था, आखिर ऐसे टाइम में थीम लेजेंड क्यों खुली? और तभी उनमें से दूसरा वाला बोलता है अगर यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा खराब गई तो उस गॉब्लिन वाले इंसिडेंट में जो तुम्हें प्रमोशन मिला था उसको भी खत्म किया जा सकता है और मैं तो ये मान चुका हूँ कि मेरा तो प्रमोशन होगा ही नहीं। और तभी हम देखते हो दूसरा वाला बंदा बोलता है एक बार चेक करो आखिर जो बंदे अंदर गए वो है कौन? और जब पहला वाला बंदा चेक करता तो वो बोलते तो मिन जेउन है, लेकिन मैंने तो ये सुना था कि मिल सेकंड में जा चुका है तो आखिर इसको लोटस ने कब हायर कर लिया? और तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या हुआ, क्या अंदर और लोग हैं?
पर वो पहला वाला बंदा बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा मुझे ये लगता है कि डंजन इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें वापस से जेन को दिखाया जाता है और वो यही सोच रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। और तभी चाय यूं बोलने लगते इन लोगों ने हमें पकड़ लिया, अब हम लोग कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और तभी जेन बोला प्लीज तुम शांत हो जाओ, ये एक डंजन है, पक्का यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा। और तभी चाय यूं बोलता हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कोई भी डंजन नहीं होता जिसके अंदर निकलना इम्पॉसिबल हो, हम लोग को बस यहाँ पे थोड़ा और ढूंढने की जरूरत है। और जेन सोच रहा था तो काफी अजीब बात है क्योंकि मैं जितना पावरफुल इस डोर को मैं आराम से खोल सकता था, और जहाँ तक मुझे याद है लास्ट लाइफ के अंदर इस डंजन से ही अपने आप बाहर निकली थी। इसका मतलब यहाँ पे और भी तरीके हैं बाहर निकलने के। और तभी चाय यूं बोलती जेन मेरी बात सुनो, इस कैमरे में मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लगता है इस कैमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब जेन उस कैमरे के अंदर देखता तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें दिखाया था कि एल्फ्रेड तो ऑलरेडी मर चुका है। और तभी चाय यूं बोलती है मतलब जो एल्फ्रेड हमारे पास आया था वो एल्फ्रेड नकली था। और तभी जेन को बताया था कि आप एल्फ्रेड का 70% सीक्रेट जान चुके हैं। और तभी जेन बोलता है ये कैमरा हमें वो दिखा पा रहा है जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और चाय यूं बोलती हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मुझे कैमरामैन की रोल मिला है क्योंकि ये कैमरा मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी ज्यादा जरूरी है। और जेन सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आखिर लास्ट लाइफ के अंदर बाहर कैसे निकली थी, लेकिन मुझे लगता है जब ये शांत हो जाती है तो इसका दिमाग काफी ज्यादा चलने लगता है। और जेन बोलता है हमें अब ये पता लगाना है कि आखिर ये कैमरा हमें फ्यूचर दिखा रहा है फिर पास्ट। और तभी चाय यूं बोलती है एक डंजन मिस्ट्री है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो ये तो पक्का ये हमें फ्यूचर नहीं दिखाएगा, इसका मतलब जो भी चीजें सब पास्ट में हुई थी, इसका मतलब यहाँ पे जो भी खाना पड़ा ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। और तभी जेन उसको कैमरा पकड़ाता है, बोलता है इसका ध्यान रखो। और तभी जेन सोचता है तभी मैं सोचू कि मुझे इतनी देर से मना क्यों फील हो रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का यूज किया गया है और इस मैजिक को इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी डंजन ड्राफ्ट को ना देख सके। और तभी जेन अपनी स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करता है, लेकिन जेन को बताया था कि आप इसको यहाँ पे एक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि ये स्किल बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। और तभी चाय यूं टेबल के नीचे कुछ देख लगती है और बोलती है शायद से डोर को खोलने के लिए यहाँ पे कोई चीज हो सकती है। और तभी चाय यूं बोलने लगती है कि जब हम कैमरे के अंदर देख रहे हैं तो हमें दिखाया रहा है कि अल्फ्रेड टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से निकलने का रास्ता पक्का यही है। और तभी जेन अपनी माइनर डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है और तभी जेन बोलता है कि जो चाबी है वो उस पुडिंग के अंदर पड़ी है, लेकिन चाय यूं को उस पुडिंग को हाथ लगाने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पे मरा हुआ अल्फ्रेड दिख रहा होता है। लेकिन वो बोलती है मैं करने के लिए तैयार हूँ और वो उस पुडिंग में से चाबी निकाल लेती है। और जेन को बताया था कि आपने इस मैजिक इल्यूजन को तोड़ दिया है और आज जब इस डंजन को क्लियर कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं अल्फ्रेड मैजिक बॉल के अंदर उनको देख रहा होता है और बोलता है लगता है गेस्ट को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ पे गेस्ट को अच्छी तरह ट्रीट करना होगा क्योंकि जो बटलर अल्फ्रेड वो कभी भी काउंटेस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और फिर वो लोग चलते चलते गेस्ट बेडरूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो लोग कैमरे के अंदर देखते तो वहाँ पे हर जगह ब्लड होता है। और जेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें कमरे के अंदर जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर ये ब्लड किसका दिखा रहा है, और वैसे भी हमें सब करना पड़ेगा ताकि हम डंजन से बाहर निकल सके। और जेन उस रूम के अंदर एंटर करके बोलता है यहाँ पक्का कोई ना कोई क्लू होगा, फटाफट चेक करो। तभी उसको एक लड़की दिखती है जो कि कहीं इशारा कर रही होती है और हमें दिखाया था जेन के पीछे अल्फ्रेड आ गया होता है। और तभी जेन अपनी आंखें खोलता है, उसको अपने सामने रेड कलर का ऑरा दिखता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो चाय इंजिंग होती है। और चाय इंजिंग बोलती है तुम ठीक हो, और जेन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा सर घूम रहा है। और चाय इंजिंग बताने लगती है मैं भी वहाँ पे बेहोश हो गई थी और जब मेरी आँख खुली तो तुम यहाँ पे बेहोश पड़े थे। और तभी मैंने अपनी स्किल का यूज करके देखा और जब मैंने अपनी स्किल का यूज किया तो मुझे पता चला ये अंडरग्राउंड जेल है। और तभी जेन बोलता पक्का यहाँ पे आसपास कोई की होगी और वो अपने हाथों के ऊपर साइलेंस स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसके पंच की वजह से वो लॉकअप टूट जाता है। और जेन बोलता है अगर हम यहीं पे रहते तो अल्फ्रेड हमें आके काफी इजीली मार देता। और चाय इंजिन बोलते तुमने इसको काफी इजीली तोड़ दिया, आगे तुमने यहाँ पे कौन सी स्किल का यूज किया। जेन बोलते तुम इस स्किल के बारे में मत सोचो बल्कि ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। और तभी अचानक से उसके पास एक पपी आता है जिसके हाथ में एक की होती है और हम देखते चाय इंजिन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते उस पपी को नीचे रख दो। और जेन बोलता है लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है क्योंकि ये एक नॉर्मल पपी है, मैं इसके माना को फील कर सकता हूँ और इसके मुंह में भी एक की है, इसका मतलब ये भी यहाँ पे फंसा हुआ था। तभी चाय इंजिन बोलने लगती है आखिर इस पपी को इतनी इजीली की कैसे मिल सकती है, मुझे लगता है पपी पक्का एक ट्रैप है। हम देखते इस बात से वो पपी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और तभी जेन के सामने एक नया क्वेस्ट आता है जिसके अंदर उसको फ्लांडिया के रूम में जाना जो कि 4th फ्लोर पे है और जाके उसकी डायरी पढ़नी है। जेन बोलता अगर मैं उस रूम के अंदर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे काफी कुछ पता चलेगा। और तभी वो लोग 3rd फ्लोर तक आ गए होते हैं और जेन बोलता आखिर हम यहाँ से आगे कैसे जाए। और चाय इंजिन बोलते अब हमारे पास कैमरा भी नहीं है तो हमारे लिए चीज काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। और तभी जेन चाय इंजिन को देखने लगता है और चाय इंजिन बोलते क्या वो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो पीछे की तरफ देखते तो वहाँ पे एक घोस्ट होती है। और तभी चाय इंजिन बोलते हमारे पास घोस्ट से बात करने का टाइम नहीं है। और तभी जेन चाय इंजिन का हाथ झटक देता है और बोलता है घोस्ट आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा इस मैंसन से क्या रिलेशन है और क्या तुम हमारे यहाँ पे हेल्प करने का ट्राई कर रही हो। लेकिन वो घोस्ट कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। तभी जेन बोला ठीक है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिर यहाँ से 4th फ्लोर जाने का रास्ता कौन सा है। और वो उसको सामने की तरफ इशारा करती है और जेन बोला तुम थोड़ा सा वेट कर लो, पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। फिर हमें वापस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो दूसरा वाला बंदा सुंगजा ऊपर से बात कर रहा होता है और वहाँ पे वो दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इसका मतलब लोटस गिल्ड इस डंजन की जिम्मेदारी ले रहा है। और उसके सामने सुंगजा ऊपर होता है और वो बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तुम सारी जिम्मेदारी लोटस गिल्ड के ऊपर डाल सकते हो।
लेकिन उसके बदले में हमारे डायरेक्टर यू सियोंग ने रिक्वेस्ट की है कि मिन जेन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। और तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर लोटस गिल्ड एक बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। और तभी सुंग जियोपा बोलते मैं तुम्हें रीजन नहीं बता सकता। और वो दूसरा वाला बंदा बोलता है इसमें हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, लेकिन क्या हो अगर वो बच्चा उस डंजन रेड को फेल कर देता है। और सुंग जियोपा बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर वो बच्चा फेल करने वाला होता तो लोटस गिल्ड कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर हमें वापस डंजन का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने वहाँ पे काफी सारे लिविंग आर्मर खत्म कर दिया होता है। और ऐसे ही करते वो फ्लांडिया के रूम में आ जाता है। चाइन बोलती मैं जाकर डेस्क पे चेक करती हूँ। जेन बोलते तो वाजिब सी बात है कि डेस्क पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, काम करो तुम दूसरी जगह जाके चेक करो। और जब जेन डेस्क पे जाता है तो वहाँ पे फ्लांडिया की डायरी मिल जाती है और जेन को बताया था ये फ्लांडिया की डायरी है जो कि वो रोज इस मेंशन के अंदर लिखा करती थी और इसके अंदर तुम्हें काफी सारे खतरनाक सीक्रेट मिल सकते हैं। और फिर जेन उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसमें फ्लांडिया बता रहती है 1474 की बात है, 7 मई से मेरा फेस काफी ज्यादा पीला पड़ना स्टार्ट हो गया और डॉक्टर मुझे यहाँ पे रोज चेक करने के लिए आते थे और मुझे इस बार का डर था कि मैं बाहर की दुनिया देख पाऊंगी। और फिर 10 मई का दिन था, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मुझे डॉल खरीद देंगे जो कि मुझे काफी दिनों से चाहिए थी। सच में मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा बेस्ट है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उनका वेट कर रही थी। लेकिन 12 मई को मुझे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता कि मेरे पेरेंट्स मारे गए क्योंकि उनके ऊपर थीव्स ने अटैक कर दिया था। और मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैंने उनसे डॉल नहीं मांगी होती तो वो नहीं मारे जाते। और 15 मई को फिनरल ओवर हो गया, मुझे इस मेंशन का ऑनर बना दिया गया और फ्लांडिया ब्लड लाइन नसीब में अकेली बची थी। लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेली थी। लेकिन तभी 4 जुलाई को हमारे गार्डन के अंदर एक लड़की को पकड़ा गया जो कि वहाँ पे फ्लावर तोड़ रही थी और उस लड़की की एज लगभग मेरी जितनी ही होगी और वो बिल्कुल मेरे डॉल की तरह दिखती थी, इसीलिए वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ रह जाए और उस लड़की के पास कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने उसका नाम सैली रखा। हम रोज इस मैंशन में खेला करते थे और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरे पास एक फ्रेंड आ गई थी और मैं चाहती थी ये लाइफ हमेशा ऐसी चलती रहे। लेकिन अचानक से 8 सितंबर को बिना कुछ बताए अल्फ्रेड ने घर छोड़ दिया और सैली ने बोला वो पक्का काफी ज्यादा जल्दी में होंगे और वो शायद पास वाले टाउन में गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और 10 सितंबर की बात है, अल्फ्रेड वापस आ गया लेकिन ये अल्फ्रेड पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा था और मुझे ये भी लग रहा था कि सैली मुझसे कुछ छुपा रही है, कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ऐसे ही करते करते 9 नवंबर आ गया था। मुझे मेंशन के अंदर हर जगह चीख सुनाई देती थी। हमारी जो किचन की लेडी थी सेलेना और हमारी मेड मिशेल, ऐसा लग रहा था उनका गला काटा था इसलिए वो इतना ज्यादा चिल्ला रही थी। और आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं क्या कोई ड्रीम देख रही हूँ, मैं यहाँ पे डरी हूँ, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, आखिर यहाँ पे क्या होगा। अचानक से सैली और अल्फ्रेड दोनों मेरे बेडरूम के बाहर नॉक कर रहे हैं। मुझे 100% लग रहा है कि लोग पक्का मुझे मार देंगे। और तभी जेन को बताया था कि आपके ऊपर से हर एक रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, इसीलिए आप किसी भी स्किल का यूज कर सकते हैं। और जेन सोच रहा था और मुझे पता चल गया कि फ्लांडिया का मर्डर हुआ था और ये उन्हीं मॉन्स्टर ने किया जो कि इस मेंशन के अंदर घुस गए। और मुझे लग रहा है वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एक डॉपलगैंगर है। और जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो चाय एक डॉपलगैंगर बन गई होती है। और तभी जेन को बताया था कि आपको इस मेंशन के सारे सीक्रेट पता चल गए हैं, अब आपको यहाँ से सेफली भागना होगा। और तभी वो डॉपलगैंगर जेन को अटैक कर देता है लेकिन जेन उस पप्पी के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है। और जेन बोलता है तो आखिर तुमने अपने इसलिए दिखाई दी, मैं तो बस तुम्हारी फेक एक्टिंग देख के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और वो डॉपलगैंगर बोलता है सच में लड़के तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है। और तभी जेन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद से मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ या फिर ये भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और तभी वो डॉपलगैंगर जेन को अटैक करने लगता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इंसल्ट करने की। लेकिन जेन वापस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी ब्लीचिंग को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उस डॉपलगैंगर की बॉडी में काफी सारे छेद हो जाते हैं। और जेन सोच रहा था एक बी रैंक का मॉन्स्टर है जिसकी एबिलिटी है कॉपी करना और इसीलिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉम्बैट स्किल की तो इन लोग की स्किल सी रैंक से भी नीचे है। और डॉपलगैंगर बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो। और जैसे वो जेन के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है, जेन हर जगह से अपने ब्लीचिंग को एक्टिवेट करता है और उस डॉपलगैंगर को वहीं पे खत्म कर देता है। और तभी जेन उस पपी को बोलता है सच में तुम भौंकने में काफी ज्यादा अच्छे हो। और हम देखते हैं उस पपी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पपी चाइनिंग होती है। और जब जेन जा रहा होता है तो पीछे देखता है तो फ्लांडिया उसको वहाँ पे बाय कर रही होती है और जेन को बताया था कि आपने अपना सेकंड मिशन को भी कंप्लीट कर लिया है। और चाइनिंग और जेन दोनों ही बाहर बैठे होते हैं। और तभी चाइनिंग बोलते अगर तुम्हें पता चल गया था कि वो पपी मैं ही हूँ तो तुम्हें हमें कुछ बोलना चाहिए था, मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई थी कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। और जेन खड़ा होते हुए बोलता आखिरकार तुम जिंदा हो ना तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और जेन बोलता फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि हमें अगले मिशन को भी कंप्लीट करना है। तभी चाइनिंग बोलते क्यों ना हम एक ब्रेक ले ले। जेन बोलते कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो लेकिन अंडरग्राउंड जेल में जाने के बाद तुमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और चाइनिंग बोलती नहीं मैं मेंटली काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। और तभी जेन बोलता अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें मूव करा सकता हूँ। और जेन अपनी उंगली को मूव करते हुए बोलता है चलो फटाफट चलना स्टार्ट करो। और वो चलना स्टार्ट कर देती है और बोलती है जेन में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, एक बार मुझे इस डंजन से बाहर निकलने दो। और तभी वो लोग वहाँ पे एक परेड ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कोई बोल रहा था नेवरलैंड में आपका स्वागत है, मेरा नाम है ब्रून और मैं आपका होस्ट हूँ, मैं आप सब लोग यहाँ पे अपनी परेड में शामिल करना चाहता हूँ। और मिन जिंग और चाय युनजुंग आप दोनों का यहाँ पे स्वागत है, आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 मिशन कंप्लीट कर लिया है। तभी जेन बोलते मैं तो डायरेक्ट पूछता हूँ यहाँ पे लास्ट मिशन क्या होने वाला है।
तभी वो बंदा बोलता लास्ट मिशन एक टैग मिशन होगा। और चाय युनजुंग बोलते टैग, आखिर ये क्या होता है। और तभी वो बोलने लगा तुम्हारे सामने वो गेट दिख रहा है, उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलेगा और तुम लोगों से बच के भागना है और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तभी जेन बोलते लेकिन इतना ज्यादा इजी तो नहीं होने वाला। और तभी वो बंदा बोलता तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, टैग का गेम है और यहाँ से जो मॉन्स्टर बाहर निकलने वाला है वो चैलेंजर के पावर के अकॉर्डिंग होगा। और जेन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि मेरी स्किल तो काफी ज्यादा है, इसका मतलब जो भी मॉन्स्टर निकलने वाला काफी ज्यादा पावरफुल होगा और उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए चाओ इंजन को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और वो बंदा बोलता चलो ठीक है, मैं तुम्हारी रैंक को चेक करता हूँ। और फिर वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों का रैंक एस है। मैंने आज से पहले इतने हाई रैंक के चैलेंजर नहीं देखे, सच में आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम लोग को यहाँ पे गुड लक विश करता हूँ। और तभी जिन को बताया था कि तुम्हारा लास्ट मिशन है, उसके अंदर तुम्हें शटर से भागना है, भागते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, या फिर अगर तुम शटर को हरा सकते हो तो तुम हरा दो। और हमें बताया था कि इसकी डिफिकल्टी S+ है, इसका रिवॉर्ड है तजाल्फी का थंडर स्टेप शूज। जब जीन देखते तो वहाँ पे 3 मेंबर दिखा रहे होते हैं और जीन सोचते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 3 मेंबर्स कहाँ पे हैं। और फिर हमें सर्टर के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा बीइंग है जो कि पूरे वर्ल्ड को आग में झोंकना चाहता था। और सर्टर तब से फर्स्ट जन ymir पैदा हुआ था और इसके हाथ में जो स्वॉर्ड वो इतनी ज्यादा गर्म है कि वो पूरे वर्ल्ड को कुछ ही घंटों के अंदर राख में बदल सकता है। और हम देखते हैं जेन और चाय युनजुंग से बच के भाग रहे होते हैं। चाय युनजुंग बोलते आखिर में से कैसे भागेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। जेन बोलता मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ, और जब तक मैं सोच नहीं लेता तब तक मुंह बंद करो भागो। और हम देखते वहाँ पे एक कैट होती है और वो बोल रही होती है मुझे लगता है मेरी गलती है, क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प बोल तुम काफी ज्यादा क्रूअल हो, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं उनका हेल्प करने का, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस लेवल में सर्वाइव कर सकता है। और हम देखते सर्टर बड़ी बड़ी चट्टानों को भी एक झटके में स्वॉर्ड से काट दे रहा होता है। और जेन सोचता है इसे डायरेक्टली फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे भागते हुए कुछ सोचना होगा। और तभी चाय युनजुंग बोलती वो देखो वो रहा एरो, वहाँ पे हमें फाइनल जगह मिल जाएगी। और अचानक से जेन अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से भागने लगता है और बोलते मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ करूंगा। और वहाँ पे चाय युनजुंग जाके फाइनल मिशन कंप्लीट कर देगी। और तभी सर्टर बोलता है किसकी हिम्मत है मुझे समन करने की, और वो अपने हाथों से फ्लेम निकालने लगता है। जेन उन फ्लेम से बचते हुए बोलता है अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से हम अलग हो जाएंगे और तुम्हें यहाँ से सीधे भागते हुए मेरी गो राउंड तक पहुँचना है ताकि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सके। चाय युनजुंग बोलती है इसका मतलब तुम इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो। जेन बोलता तुम्हें यहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ, और चलो तुम फटाफट से यहाँ से भागो। और हम देखते चाय युनजुंग काफी स्पीड से भागने लगती है। और तभी जेन बोलता कमी नहीं करके मेरे ऊपर अटैक कर, मैं भी देखता हूँ तेरे अंदर कितनी ज्यादा पावर है, और जब तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा धीरे है तो आखिर तुम मुझे कैसे हराओगे। और हम देखते जेन जिस पिलर पे खड़ा होता है सर्टर उसी के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से पत्थर गिरते हुए सीधे मेरी गो राउंड के पास गिरता है, जिस वजह से मेरी गो राउंड तबाह हो जाता है। और जेन को बताया जाता है जो गोल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसीलिए क्वेस्ट अब क्लियर हो चुका है कि आपको यहाँ पे सर्टर को हराना होगा। और तभी सर्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा छोटा कीड़ा मुझे हरा सकता है। और हम देखते जेन सोच रहा होता है अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मुझे कैसे भी करके सर्टर को मारना होगा। और तभी जेन अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और सर्टर ने एक फायरबॉल जेन की तरफ फेंकी होती है, जिसको जेन अपने हाथ से डिफेंड कर लेता है। तभी सर्टर बोलता है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरे इस अटैक को डायरेक्टली डिफेंड कर सके, सच में लड़के तुम्हें कुछ तो बात है, पर अगर तुम उसको ब्लॉक कर सकते हो तो तुम इसको भी ट्राई करो। और सर्टर उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है और जेन लगातार उस अटैक को डिफेंड कर रहा होता है। और तभी चाय युनजुंग सोच रही होती है अगर इसी तरह से फाइट करता रहा तो हम लोग पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलती जेन मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे इस जायंट को हराने का एक तरीका मिल गया। और तभी हम देखते जेन भागने लगता है और तभी सर्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के भाग सकते हो। और चाय युनजुंग अपनी स्किल की मदद से जेन को गाइड कर रही होती है, जिससे वो बार बार उसकी फायरबॉल से बच जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले बताया जाता है कि चाय युनजुंग ने जेन को बोला कि पास में एक वाटर टैंक है, हमें इस मॉन्स्टर को वहां तक लेके जाना होगा, और अगर इसकी फ्लेम्स में वाटर पड़ेगा तो 100% को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और जेन सोचता था भले ही लेजेंडरी जायंट हो लेकिन फिर भी ये है तो एक कॉपी ही, अगर हम इसके वीक पॉइंट पे अटैक करेंगे तो ये पक्का हार जाएगा। और तभी चाय युनजुंग बोलते मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी ताकि आपको सर्टर का एक भी अटैक ना लगे और आपको उसको भगाते हुए वाटर टैंक तक लेके आना है। और ऐसे करके वो जेन को बता रहे थे कि 3 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। और तभी जेन अचानक से रुक जाता है। सर्टर बोलता लगता तुम भागते भागते थक गए बच्चे। और तभी जेन बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही रुक गया, और मैंने तो ये भी सुना कि तुम एसी रोड के सामने कुछ भी नहीं हो और तुम तो वहाँ के गेट कीपर हो, तुम्हारी क्या हाथ कि तुम मुझे वीक बोलो। और सर्टर बोलता कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। और तभी जेन बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है, वो भी एक ह्यूमन है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। और हम देखते इस बात से सर्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी हम देखते अचानक से वाटर टैंक खुल जाता है और सर्टर के पास बहुत ज्यादा पानी आने लगता है और अभी सर्टर उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है। तभी जेन आगे बढ़ते हुए अपनी वाटर एट्रीब्यूट वाली स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो अटैक सीधे उसके हार्ट पे होता है। और सर्टर बोलते काफी अच्छी चीप ट्रिक थी। जेन बोलते ऐसे क्या फर्क पड़ता, आखिरकार मैं जीत गया। तभी हम देखते सर्टर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे सर्टर की सिर्फ कॉपी से लड़ा है, पर अगर तुम मेरे ओरिजिनल फॉर्म से लड़ोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और सर्टर वहीं पे खत्म हो जाता है और जेन को बताता है आपने तीनों मिशन कंप्लीट कर लिया और सर्टर को मारने के लिए आपको एक आइटम मिला है जिसका नाम है सर्टर्स अनडाइंग फ्लेम। और चाय युनजुंग भी बोलती है फाइनली ओवर हो चुका है। और फिर हम देखते हो कैट बोल रही होती है मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे भी तुम हेल्प के चॉइस हो,
सच में मिन जिन तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। और तभी हेल बोलती वो सिर्फ एक वेसल है और तभी वो कैट बोलती है लेकिन तुम ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिर लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है। और वो कैट सोच रही होती है ऐसी गॉड के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, हालांकि ये वॉर होनी है फिर भी अभी के लिए काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और डिन जो कि एसिड गॉड के अंदर हाईएस्ट रैंक है उसको सिर्फ ग्रेट एनिमी मार सकता है, तो इसीलिए मिन जिन तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। हम देखते हैं जिन के बाद तजाल्फी थंडर स्टेप आगे होता है और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ 50 पॉइंट बढ़ गई होती है और साथ ही में उसको एक और एक्टिव स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है स्टेप ऑफ लाइट। और इस स्किल की हेल्प से आपका जो पोटेंशियल है वो 5 मिनट के लिए डबल हो जाएगा और साथ ही में आप इस स्किल को किसी और के लिए भी यूज कर सकते हो। और जिन सोच रहे मुझे पहले से पता था कि आइटम काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन जब से मुझे मिला मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और तभी जीवन चाय की तरफ देखता है और सोच रहा लगता है कुछ छुपाने का ट्राई कर रही है। और तभी जीवन के कॉन्टेक्ट की वजह से उसको रिवील करना पड़ता है। वो बोलती है रॉस्कोआ की सील और ये आपकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाता है और आपको करेज देता है। और ये बोलते चाय काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है और जीवन सोच रहा होता है इसकी कॉग्निशन एक्सीलेंट वाली स्किल काफी ज्यादा काम की है और वैसे भी अभी मेरे कॉन्टेक्ट के अंडर में है तो मैं जब चाहूँ इसको बाहर बुला सकता हूँ। और तभी वो बंदा वापस से आता है और बोलता है लगता है आपको रिवर्ट काफी ज्यादा पसंद आए। और तभी जीवन बोलता है वैसे मुझे इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और तभी हम देखते वो बंदा आगे बढ़ता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और मैं चाहता हूँ तुम सेफली रिटर्न हो जाओ ग्रेट एनिमी। ये सुनकर जीवन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पीछे घूमते हुए बोलता है कि तुम हो कौन, लेकिन हम देखते वो बंदा चला जाता है। फिर मैं वापस से डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो डंजन अब टूट गया होता है और रिपोर्टर बोल रहे थे कि सर्वाइवर्स बाहर आ रहे हैं और ये देखो ये दोनों तो बच्चे हैं। और हम देखते हैं हंटर स्टेशन का बंदा बोल रहा होता है फटाफट साइड में हटो हमें उनसे बात करनी है, लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो जेन वहाँ से गायब हो गया होता है। और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं अभी वो बंदा यहीं पे तो था लेकिन अचानक से वो कहाँ गायब हो गया, चलो ठीक है हम इसी लड़के का इंटरव्यू ले लेते हैं। और तभी हम देखते हो दूसरा हंटर बोलता है क्या वो अचानक से यहाँ पे गायब हो गया। और तभी वो पहला वाला बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एजेंट किम जी ने बताया था कि ये लड़का मिन जोन एक मैजिक क्लास है। और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है क्या वो एक मैजिक क्लास होने के बावजूद इतनी स्पीड से जा सकता है। और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है ये एक बैटल मेज है। और हम देखते सियोंग गिनसुंग जो ऊपर से बात कर रही होती है और वो बोलती है सच में जीवन काफी ज्यादा वंडरफुल है, उसने इस डंजन को भी क्लियर कर दिया और वो मुझे आगे से कॉल करके सब कुछ नहीं बताएगा, मुझे उससे टाइम निकाल के मिलना पड़ेगा। और हम देखते हैं जीवन सोच रहा होता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बारे में कोई आर्टिकल नहीं छपा, क्योंकि लोटस गिल की पावर अलग ही लेवल पे है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तजाल्फी थंडर स्टेप का यूज करते वहाँ से निकल गया, लेकिन सच में उस शूज को पहनने के बाद मुझे फील हुआ कि आखिर क्यों उस शूज को 9 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बोला जाता है। और अगर एक बार मैं उस शूज को सही से यूज करना सीख गया तो मुझे नहीं पता कि मेरी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी। वैसे ये डंजन काफी ज्यादा थका होता है लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ और मुझे सर्टर से भी आइटम मिल गया जिसको मैं सिंगल टाइम के लिए यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक बात तो है सर्टर से फाइट करने में मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि मैं बिना चीप ट्रिक का यूज किए हुए अपने ओपोनेंट को इजीली हरा दूं और मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि कोई भी मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वीक नहीं रह सकता, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं करूँ जो मैंने पास्ट में करी थी। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।